student, today we will read chapter 12. Chapter name is गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक विकास 320 से 540 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य का उदय ईसा की 4वीं शताब्दी में हुआ। यह उत्तर भारत के विशाल क्षेत्रों में विस्तृत था। गुप्त वंश की उत्पत्ति के विषय में अधिकृत रूप से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। फिर भी चंद्रगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख तथा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशासित के अनुसार इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। मगध राज्य के अधीन वह एक सामंत रहा था। द नेक्स्ट इज गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। अपने 15 वर्ष के शासनकाल में उसने गंगा की मध्यवर्ती घाटी तक साम्राज्य का विस्तार किया। तब उसने महाराजधीराज की उपाधि धारण की। द सेकेंड इज समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक। ये तब से कब तक शासनकाल रहा था उनकी अवधि है। समुद्रगुप्त अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के बाद मगध का सम्राट बना। वह गुप्त वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक था। वह एक महान सेना नायक था। अनेक राजा को पराजित कर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार किया। उसका राज्य उत्तरी पश्चिमी सीमांत से लेकर पूर्व में असम तक एवं उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में कांची तक फैला था। समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा के साथ योग्य प्रशासक, संगीतज्ञ एवं कवि था। हिंदू धर्म का होते हुए वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन करता था। द नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 1414 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उपलब्धियों की जानकारी हमें महरौली, मथुरा, सांची, उदयगिरी आदि के अभिलेखों से प्राप्त होती है। वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी उसने एक साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कुबेर नागा नाम के नाग राजकुमारी से विवाह किया एवं बाकाटक राजकुमार रुद्रसेन से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसके काल में बहुत प्रगति हुई। उसने अनेक विद्वानों तथा कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। फाहयान उसके शासनकाल में भारत आया था, यानी कि जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था, जब फाहयान भारत आया था, जो एक बौद्ध विद्वान था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य का उसने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। द नेक्स्ट इज गुप्त साम्राज्य का पतन। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी अयोग्य एवं कमजोर शासक थे। अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्यों को वे सुरक्षित न रख सके। अनेक प्रांतों के गवर्नरों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। गुप्तों की सत्ता का हुणों के आक्रमण ने अंत कर दिया। फाहयान का विवरण। फाहयान एक चीनी यात्री था। बौद्ध धर्म में उसकी गहन रुचि थी। 399 ईस्वी में चीन से चलकर गोबी मरुस्थल से होता हुआ उत्तर पश्चिम की ओर वह भारत आया। पेशावर एवं तक्षशिला होते हुए वह पाटलिपुत्र पहुंचा। फाहयान के अनुसार गुप्त शासक कुशल एवं उदार थे। प्रजाहित के उन्होंने अनेक कार्य किए। सड़कों का प्रबंध बहुत अच्छा था। राजमार्गों पर जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई। प्रजा कानूनों का पालन करती थी एवं ईमानदार थी। पशुवध निश्चित था। जनता शाकाहारी थी तथा शासक ब्राह्मण एवं बौद्ध को दान देते थे। द नेक्स्ट इज धर्म रिलीजियन। गुप्त शासक हिंदू धर्म को मानते थे, जिनमें से अधिकांश वैष्णव थे। भगवान का अवतार विष्णु को माना जाता था। व्यापक रूप से शिव की पूजा होती थी। द नेक्स्ट इज प्रशासन व्यवस्था उत्तम थी। राज्यों को प्रशासन में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्ति नियोक्ता के आधार पर की जाती थी।
धर्म या जाति के आधार पर नहीं। इसका बाकी सब आप स्वयं रीड करें। द नेक्स्ट इज व्यापार ट्रेड देशी मीन्स आंतरिक व्यापार उन्नति पर था, जबकि विदेशी व्यापार में कमी आई। गांव आत्मनिर्भर थे। मुद्रा प्रणाली में अवनति आई, जबकि सोने के सिक्के प्रचलन में थे। जनसाधारण में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। रोम साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के कारण विदेशी व्यापार को ठेस लगी। श्रीलंका, चीन आदि देशों के साथ व्यापार का विदेशी व्यापार भी अब पूर्ववत होता रहा। चीन से रेशम मंगाया जाता था तथा अन्य भारतीय वस्तुओं को चीन भेजा जाता था। व्यापार के साथ इन देशों से भारत के सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हुए। द नेक्स्ट इज आर्थिक जीवन इकोनॉमिक लाइफ। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। एक वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती थीं। गन्ना, दालें, गेहूँ, जौ, चावल, कपास, सब्जियां प्रमुख फसलें थीं। पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय था। कताई, बुनाई एवं सिलाई आदि शिल्पों का विकास हो गया था। प्रत्येक शिल्प के संघ स्थापित हो गए थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। द नेक्स्ट इज समाज सोसाइटी। अधिकतर लोग गांव में रहते थे। उनका जीवन सादा तथा सरल था। जाति व्यवस्था जटिल थी। अछूत तुच्छ कार्य करते थे तथा नगर के बाहर रहते थे। स्त्रियों को शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य में भाग लेने का अधिकार नहीं था। विधवा पर अनेक प्रकार के बंधन थे। सती प्रथा का प्रारंभ हो गया था। एरन मीन्स मध्य प्रदेश में 510 ईस्वी में सती होने का उल्लेख मिलता है। स्त्री धन के अतिरिक्त स्त्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, यानी कि पहले स्त्रियों को पति के साथ सती होने के लिए कहा जाता था, लेकिन उनका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। द नेक्स्ट इज विज्ञान साइंस। ज्योतिष विज्ञान तथा गणित के क्षेत्र में गुप्त काल में विशेष उन्नति हुई। आर्यभट्ट द्वारा रचित सूर्य सिद्धांत खगोल विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आर्यभट्ट जो एक महान गणितज्ञ एवं खगोलवेत्ता थे, उन्होंने सूर्य तथा चंद्रग्रहण के विषय में सटीक जानकारी प्रदान की। दशमलव प्रणाली अंकों को लिखने की विधि तथा सुनने की परिकल्पना भी आर्यभट्ट की ही देन है। सूर्य की खोज शून्य यानी कि 0 की खोज आर्यभट्ट की थी। बरामीर ने व्रत संहिता में वनस्पति विज्ञान, भूगोल आदि विषय को विस्तार से समझाया है। एक महान चिकित्सक धन्वंतरी भी इसी काल में हुए, जिन्होंने अनेक जड़ी बूटियों से विभिन्न रोगों के लिए औषधियों का निर्माण किया तथा उसकी विधि भी बताई। द नेक्स्ट इज साहित्य लिटरेचर। कालिदास इस काल के संसद के महान साहित्यकार कालिदास इस काल में ही हुए। कालिदास गुप्त दरबार का सर्वश्रेष्ठ रत्न था। उसके द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार एवं विक्रमोर्वशीयम। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक तथा कथा संग्रह की रचना की। व्याख्या सम्मिलित करें। द नेक्स्ट इज शिक्षा। शिक्षा का स्तर गुप्त काल में बहुत ऊंचा था। उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा में अनेक विश्वविद्यालय थे, जहां शिक्षा ग्रहण करने विदेशों से भी अनेक छात्र आते थे। इनमें छात्रों के भोजन, निवास तथा शिक्षा की निःशुल्क सुविधा थी। राजा और धनी लोगों द्वारा दिए गए दान से उनका संचालन किया जाता था। द नेक्स्ट इज मूर्तिकला। मूर्तिकलाओं को भी गुप्त शासकों ने प्रोत्साहन दिया। सारनाथ से अनेक प्रतिमाएं मिली हैं, जिनमें बुद्ध के जीवन का चित्रण किया गया है। अनेक मंदिरों का निर्माण भी इसी काल में किया गया। गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिरों में भूमरा में शिव मंदिर, देवगम दशावतार, उदयगिरी में विष्णुपुर लक्ष्मण मंदिर, भितरगांव के मंदिर हैं। द नेक्स्ट इज कला और वास्तुकला। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। गुप्त काल में वास्तुकला तथा कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। सारनाथ एवं मथुरा कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। अजंता एवं एलोरा के अनेक गुफाएं इसी काल में निर्मित की हैं। चित्रकला। बुद्ध के जीवन से संबंधित अजंता की गुफा में दीवार पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। चैप्टर इज फिनिश। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड थैंक यू।